बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी लेक्चर नंबर 50। आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टल एंड एनल डिजीज एंड एनल डिजीज। पहले हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे एनल रेक्टम और एनस रेक्टम और एनस के बारे में। कुछ न कुछ एनाटॉमी आपको पता हो। ये रेक्टम है और ये क्या है, एनस। दिस इज द एक्सटर्नल एनल वर्ज। ये रेक्टम है, इसको कहते हैं रेक्टो एनल एनोरेक्टल रिंग। रेक्टम में स्टूल स्टोर होते हैं। दो स्पेंक्टर है, एक है इंटरनल स्पेंक्टर, दूसरा एक्सटर्नल स्पेंक्टर। इंटरनल स्पेंक्टर इनवॉलेंट्री होता है, एक्सटर्नल स्पेंक्टर वॉलेंट्री होता है। स्टूल कहाँ पे स्टोर होते हैं? रेक्टम में। अब ये है, यहाँ पे ये एंगल है एनस और रेक्टम के बीच में। ये एंगल नॉर्मली होता है 90 to 120 डिग्री और इसको कहते हैं एनो रेक्टल एंगल। ठीक है। इसमें ये इस तरह ये पॉइंट है, इसको कहते हैं डेंटेट लाइन या पिक्टिनेट लाइन। इस पे ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। सो एनस हम अपर और लोअर में हम डिवाइड करते हैं इस पॉइंट पे। इसका नाम क्या है? डेंटेट लाइन। डेंटेट लाइन या पिक्टिनेट लाइन। ये है एनो रेक्टल रिंग। इंटरनल स्पेंक्टर प्यूबोरेक्टैलस मसल से ये बनता है। और ये क्या है? एनल वर्ज। अब ये लैंडमार्क क्या है? डेंटेट लाइन है। ये है डेंटेट लाइन। इसको हम कहते हैं वाटरशेड एरिया इन द एनस इज डेंटेट लाइन। ये क्या है? वाटर शेड एरिया। इट इज आल्सो, ये वाटरशेड एरिया है। इसके ऊपर एनल कैनाल में दो टाइप की एपिथेलियम है। इसके अबव जो है, अबव बिलो, इसके अबव कॉलमनर एपिथेलियम है। कॉलमनर एपिथेलियम। इसके बिलो मोडिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है या स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है। मोडिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक। ये ऊपर जो अबव द डेंटेट लाइन डियर विल, अगर यहाँ पे मसला हो तो पेन नहीं होगी, तो इसमें लिख ले नो पेन सेंसेशन। नो पेन सेंसेशन। इसकी जो लिम्फेटिक्स है, लिम्फेटिक्स इज द वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये ऊपर प्रॉक्सिमल की तरफ जाएगी, रेक्टम की तरफ। तो लिम्फेटिक्स ड्रेन इन प्रॉक्सिमली। लिम्फेटिक्स लिम्फेटिक्स गोज प्रॉक्सिमली, मतलब रेक्टम की तरफ, ऊपर की तरफ इसकी लिम्फेटिक जाते हैं। इसकी जो लिम्फेटिक है तो ये इंग्वाइनल लिम्फ नोड में आते हैं। इसकी लिम्फेटिक गोज इनटू इंग्वाइनल लिम्फ नोड। ठीक है। अब इसकी इनर वर्ज में दो टाइप की एपिथेलियम है, केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज। जो बाहर की तरफ है वो केराटिनाइज है। थोड़ा अबव द इनर वर्ज फिर वो नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम है। ठीक है। अच्छा, ये डेंटेट लाइन है।
डेंटेट लाइन के ऊपर हमारे पास इस तरह की, इसकी पिक्चर, ये डेंटेट लाइन है। डेंटेट लाइन के ऊपर इस तरह कॉलम है। अच्छा, ये म्यूकोजल फोल्ड है अबव द डेंटेट लाइन। ये क्या है? म्यूकोजल फोल्ड इन एनल कैनाल above the dentate line इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल कॉलम या कॉलम ऑफ मुर्गाग्नी। इसका नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम। लॉन्गिट्यूडिनल, अगर इसके साथ साथ कॉलम लेंथ के साथ साथ है तो वो लॉन्गिट्यूडिनल है। तो अब ये जिस तरह ये एनएस है तो एनएस के लेंथ के साथ ये कॉलम है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम, इसका दूसरा नाम क्या है? कॉलम ऑफ मुर्गाग्नी। अब इसके बेस पे क्या है? क्रेप्ट्स। ये क्या है? क्रेप्ट्स। क्रेप्ट्स, क्रेप्ट्स जो है इसमें क्रेप्ट्स ये क्या है? एट द बेस ऑफ कॉलम ये कॉलम के बेस पे होते हैं। कम्युनिकेट विद द एनल ग्लैंड, कम्युनिकेट विद एनल gland, most common site for infection, site for infection, और जब इन्फेक्शन हो जाए तो एब्सेस। एब्सेस सिंपल है, मतलब इस तरह एमसीक्यूज कोई भी हो, मोस्ट कॉमन साइट फॉर इन्फेक्शन क्रेप्ट्स, एब्सेस भी, तो इन्फेक्शन के बाद एब्सेस बनते हैं। अब ये तो था डेंटेट लाइन के बारे में इसके। और दूसरा हमारे पास होता है स्पेंक्टर। स्पेंक्टर, स्पेंक्टर इंटरनल स्पेंक्टर है और एक्सटर्नल स्पेंक्टर। इंटरनल स्पेंक्टर और एक्सटर्नल स्पेंक्टर। इंटरनल स्पेंक्टर इनवॉल्यूंटरी है। ये क्या है? इनवॉल्यूंटरी। अब ये इनवॉल्यूंटरी है तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसकी जो इनर्वेशन है वो सिंपैथेटिक होगी, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक इनर्वेशन, इसकी जो रूट वैल्यू है वो एल्पाइप है। सिंपैथेटिक इनर्वेशन इसकी रूट वैल्यू एल्पाइप है। पैरासिम्पैथेटिक की रूट वैल्यू S2, S3, S4 है। इसका दूसरा नाम है पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व। पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व, ठीक। एक्सटर्नल जो है ये वॉलंटरी है, ये इनर्वेट होता है पोडेंडल नर्व से, पोडेंडल नर्व से, और पोडेंडल नर्व का रूट वैल्यू S2, S3, S4 इसका भी रूट वैल्यू है, ठीक है। पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व भी S2, S3, S4 से निकलते हैं, पोडेंडल नर्व भी। एक बात याद रखें, इसमें S3 है, इसमें भी है। अगर यूनिलेटरल, अब स्पाइनल कार्ड से तो पेयर में ये नर्व्स निकलते हैं। अगर एक यूनिलेटरल S3 इंजरी है तो फिर इनकंटिनेंस नहीं होगी, मतलब फिर जो वो पेशेंट है वो
कंटिन्यूसली स्टूल को कंट्रोल कर सकता है। अगर बाइलेटरल इंजरी है ऑफ द S3 देन देयर विल बी इनकंटिनेंस। तो ये लिख ले S3 इंजरी। अगर ये यूनिलेटरल है तो फिर नो इनकंटिनेंस, मतलब फिर जो वो पेशेंट है वो अपने विल के साथ वो स्टूल पास कर सकते हैं। नो इनकंटिनेंस। अब अगर बाइलेटरल है, जिस तरह मतलब ये तो 31 पेयर है तो ये पेयर की शक्ल में ये निकलते हैं ये नर्व। अगर ये बाइलेटरल इंजरी है तो फिर इनकंटिनेंस होगी। ठीक। अच्छा, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किस तरह करते हैं? सो पर अडल्ट, फॉर चिल्ड्रन। अब अडल्ट के लिए द सर्जन यूज राइट इंडेक्स फिंगर और फॉर चिल्ड्रन लिटिल फिंगर can be asked in the exam. डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ये 12 o'clock है तो ये इंटीरियर है, 6 o'clock पोस्टीरियर। 12 o'clock पे अगर इंडेक्स के थ्रू डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करता है तो 12 o'clock या इंटीरियर जो है, इंटीरियर साइड पे क्या है? इंटीरियर साइड पे मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड है, फीमेल में सर्विक्स है और पाउच ऑफ डॉगलिस। अब देखो पोस्टीरियर पे होलो सेक्रल है। इतना आपको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन का पता हो कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किस तरह करता है। जो इसके हमारे पास ये डेंटेट लाइन है, ये क्या है? डेंटेट लाइन। अब above the dentate line there are 3 hemorrhoidal cushion above the dentate line. There are 3 hemorrhoidal cushion. ये हेमोराइडल क्वेश्चन क्या है? हेमोराइडल क्वेश्चन इज नथिंग बट इट इज ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल। इसको हम कहते हैं हेमोराइडल क्वेश्चन। अच्छा, ये आपको और ये 3 हेमोराइडल क्वेश्चन प्रीवियस जो इसके ये MCQs भी ज़्यादातर आए हैं। एक होता है 3 o'clock पे, ये हेमराइड एक होता है 3 o'clock पे, दूसरा होता है 7 o'clock पे, तीसरा होता है 11 o'clock पे। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? जब हीमोराइड होते हैं, हीमोराइड या पाइल्स, तो वो हमारे पास प्राइमरी होता है या सेकेंडरी। ये ब्लड वेसल कनेक्टिव टिश्यू स्मूथ मसल को हम क्या कहते हैं? हेमोराइडल कुशन। अगर हेमोराइडल कुशन की इलास्टिसिटी लॉस हो जाए तो फिर ये क्या होगी? प्रोलेप्स। ये मास एनस से बाहर आएगी और इस कंडीशन को कहते हैं हेमोराइड। ठीक है, हेमोराइड को सिंपल बवासीर या इसका दूसरा नाम इंग्लिश में पाइल्स है।
तो ये हाँ अच्छा 3 7 ये रिपीट कर देते 3 7 और 11 हेमोराइडल क्वेश्चन एज ब्लड वेसल कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल से ये क्वेश्चंस हेमोराइडल क्वेश्चन बनते हैं। ये अबव द डेंटेट लाइन है, तो अब अगर मसला हेमोराइडल क्वेश्चन में है तो इससे बनेगी इंटरनल हेमोराइड। अगर बिलो द डेंटेट लाइन मसला है तो इससे बनेगी एक्सटर्नल हेमोराइड। ठीक है। प्राइमरी हेमोराइड लोकेशन क्या है? प्राइमरी का मतलब है जो हेमोराइडल क्वेश्चन से निकले, तो प्राइमरी हेमोराइड की लोकेशन क्या है? 3 7 एंड 11 ओ क्लॉक। अच्छा, हेमोराइड में ब्लीडिंग होती है, तो हेमोराइडल की जो ब्लीडिंग होती है, तो द सोर्स फॉर द हेमोराइडल ब्लीडिंग इज आर्टीरियल इन नेचर। ठीक, हेमोराइडल ब्लीडिंग जो है ये आर्टीरियल इन नेचर है, इन नेचर। सिंपल। अच्छा, ये तो हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, मतलब फ्रंट 12 ओ क्लॉक इस साइड पे है, बैक साइड पे 6 ओ क्लॉक है। तो 12 ओ क्लॉक पे अगर डिजिटल रेक्टम एग्जामिनेशन सर्जन करता है तो मेल में प्रोस्टेट है, फीमेल में सर्विक्स है, पाउच ऑफ डॉगलिस है। इस तरह प्रोस्टेट की किस तरह होलोसेक्रल रीजन 3 7 और 11 हेमोराइडल क्वेश्चन की लोकेशन है। प्राइमरी हेमोराइड में क्या होते हैं? मास, और वो मास एनस से बाहर आते हैं बवासीर में। हेमोराइड में तो वो मास प्राइमरी है तो वो इस लोकेशन से निकलेगी। अब वो हम डिस्कस करते हैं कि हेमोराइड क्या है। इतना आपको पता हो कि बेसिक पॉइंट। ब्लीडिंग वो हम एक तो जो एक्सटर्नल हेमोराइड है तो उसमें वीनस प्लेक्सिस की डायलेशन होती है, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। इंटरनल हेमोराइड की आर्टीरियल एनएच वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर इंटरनल हेमोराइड है तो फिर पेनलेस होगी, एक्सटर्नल हेमोराइड है तो फिर पेनफुल होगी। ठीक है। तो हेमोराइड हेमोराइड और इसको दूसरा नाम क्या है? पाइल्स। ठीक है। हेमोराइड ये क्या है? अगर मोस्ट कॉमन काज ऑफ रेक्टल ब्लीडिंग। अच्छा, ये 3 पॉइंट अपने साथ नोट करें। पहले तो हमने लिखा था कि ल्यूअर जीआईटी की मोस्ट कॉमन काज क्या है ब्लीडिंग की? डाइवर्टिकुलोसिस। वो ठीक है। अगर रेक्टम के एमसीक्यू तरफ स्पेसिफिकली मेंशन है रेक्टम तो फिर हेमोराइड। बच्चों में पूछा जाए तो मोस्ट कॉमन काज पर लोअर जीआईटी ब्लीडिंग तो वो एनल प्रेशर है। ठीक है। अब देखो हेमोराइड में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल इंटरनल हेमोराइड और एक्सटर्नल हेमोराइड। अगर मसला डेंटेट लाइन के ऊपर है, डेंटेट अबव द डेंटेट लाइन, तो ये इसमें मसला कहाँ पे होगी? हेमोराइडल क्वेश्चन इसकी ये भी लेके। अच्छा, ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर है इसमें एक है लोकेशन लेफ्ट एंटीरियर, दूसरा एंटीरियर राइट एंटीरियर, और तीसरा राइट पोस्टीरियर।
तो ये इसकी लोकेशन है इस तरह, लेफ्ट इंटीरियर, राइट पोस्टीरियर। अच्छा, अगर ये हेमोराइडल कुशन, इसमें इंटरनल हेमोराइड में हेमोराइडल कुशन लॉस इट्स इलास्टिसिटी। अब जब इसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाए तो फिर क्या होगी, वो मास नीचे आएगी, सो प्रोलेप्स डाउन। ठीक है, अब ये इसको कहते हैं क्या, फॉर्म इंटरनल हेमोराइड, फॉर्म इंटरनल हेमोराइड। अब तो नॉर्मल कंडीशन में इसकी फंक्शन ये है, देखो ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये हेमोराइडल कुशन है। तो ये मेंटेन कर देता है हेमोराइडल कुशन की काम ये है कि ये सील द एनल कैनाल एंड मेंटेन कंटिनेंस। जिस तरह इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर हेल्प कर देती है कंटिनेंस में, तो हेमोराइडल कुशन भी हेल्प कर देती है कंटिनेंस में, एंड मेंटेन कंटिनेंस। ठीक, अब देखो ये इंटरनल हेमोराइड कहाँ पे होगी, अबव द डेंटेट लाइन, और अबव द डेंटेट लाइन हमने कहा था कि वो नो पेन सेंसेशन, तो इसमें क्या होगी, अबव द डेंटेट लाइन मसला है, इसमें ब्लीडिंग होगी और इसमें पेन होगी, नो पेन। अच्छा, ये तो वो तो हमने पढ़ा ना कि डेंटेट लाइन के ऊपर जो एरिया है वो नो, इसमें पेन सेंसेशन नहीं होती, बिलो पेन सेंसेशन होती है, वो वहाँ पे पेन, हाँ नर्व्स नहीं है। अच्छा, एक्सटर्नल हेमोराइड को देखो, एक्सटर्नल हेमोराइड क्यों होते हैं, ये बिलो डेंटेट लाइन अगर वेनस प्लेक्सस की डायलेशन हो जाए तो इससे क्या होगी, इसमें है क्या होगी, वेनस फ्लेक्सिस डायलेशन बिलो डेंटेट लाइन, इसकी वजह से क्या होगी, ब्लीडिंग, और ये ब्लीडिंग पेनफुल होगी, ब्लीडिंग और पेनफुल। तो डिफरेंस ये है। अब पहले इंटरनल हेमोराइड और एक्सटर्नल हेमोराइड में आपको पता हो, अगर मास एनस, ये क्या है, एनल कैनाल, एनस, मास एनस से बाहर आता है या मास है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एनोस्कोपी इज डन फॉर टू सी द एनल कैनाल। अगर इसमें मास है तो इंटरनल हेमोराइड, इसमें मास वैसे नहीं होती, उसमें ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो ये तो हेमाटोचीजिया होगी, प्रेस ब्लीडिंग, लोअर जीआईटी ब्लीडिंग। अच्छा, देखो ये भी आपने साथ नोट कर ले। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर हेमोराइड इज एनोस्कोपी। ठीक है, एक होता है एनोस्कोप, दूसरा टू सी रेक्टम वी यूज प्रैक्टोस्कोप। ये सारे के सारे एंडोस्कोप है, लेकिन अलग अलग है, जिसकी लेंथ मुख्तलिफ है। प्रैक्टोस्कोप के बाद सिग्माइडोस्कोप, और कोलान के लिए कोलानोस्कोप। अपर जीआईटी जिसमें हम एसोफेगस, स्टमक और ड्यूडिनम को देखते हैं, तो एसोफेजो गैस्ट्रो ड्यूडिनोस्कोपी।
तो अपर जीआईटी एंडोस्कोप, अपर जीआई एंडोस्कोप, ठीक है। अपर जीआईटी एंडोस्कोप जो है या एसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोप, इसकी लेंथ होती है 100 से लेकर 110 सेंटीमीटर, ठीक है। कोलोनोस्कोप की जो लेंथ है वो 100 से लेकर 1.3 सेंटीमीटर तक होती है। सिग्माइडोस्कोप की है 60 सेंटीमीटर और प्रैक्टोस्कोप की है 13 सेंटीमीटर एवरेज अप्रॉक्सीमेटली, और एनोस्कोप की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एनोस्कोपी हम करते हैं हेमोरॉइड के लिए। अगर इसमें हम ग्रेडिंग करते हैं पर हेमोरॉइड, इंटरनल हेमोरॉइड के लिए हम ग्रेडिंग फॉर इंटरनल हेमोरॉइड, अच्छा, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, सिंपल। अच्छा, ग्रेड 1 जो है इसमें ब्लीडिंग होती है बट नो प्रोलैप्स, नो प्रोलैप्स। अगर पेशेंट कहता है कि बाय पासिंग द स्टूल नो मास कम आउट फ्रॉम द एनस, तो दिस वुड बी ग्रेड 1। इसमें तो ब्लीडिंग तो में अकर इन ऑल कंडीशन, ठीक है। इन तीनों में ब्लीडिंग तो हो सकता है, इसमें प्रोलैप्स होगी। पेशेंट विल टेल यू दैट देयर इज मास कम आउट फ्रॉम द एनस, तो प्रोलैप्स बट स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस आफ्टर पासिंग द स्टूल। अगर ये मास बाहर आता है और आफ्टर पासिंग द स्टूल ये खुद ब खुद वापस जाता है, तो वो क्या है ग्रेड 2। इसमें क्या होते हैं प्रोलैप्स, प्रोलैप्स का मतलब है ये मास नीचे की तरफ डाउन, थ्रो इट डाउनवर्ड, तो प्रोलैप्स बट हैव टू पुश, हैव टू बी पुश्ड inside after passing the stool। ग्रेड 3 में ये मास खुद ब खुद वापस स्पॉन्टेनियसली नहीं जाती, पुल बैक नहीं होते, तो ये इट विल बी पुश्ड बाय फिंगर टू, ये जो पेशेंट है वो अपने फिंगर से ये मास पुश कर देते हैं टू रिड्यूस। अब इसमें क्या होते हैं ग्रेड 5 में प्रोलैप्स, इसमें रिमेन प्रोलैप्स, ठीक है, रिमेन प्रोलैप्स, सिंपल। अच्छा, इसकी जो मोस्ट कॉमन हेमोरॉइड की है, अगर कंस्टिपेशन है, कंस्टिपेशन इसकी रिस्क को इंक्रीज कर देता है। जिस तरह कंस्टिपेशन हो तो ब्लीडिंग होगी, नॉट नेसेसरी दैट ऑल द टाइम। अच्छा, ग्रेडिंग इस तरह है तो ब्लीडिंग तो नॉर्मली तीनों चारों में हो सकते हैं ब्लीडिंग। इसमें प्रोलेप्स मतलब मास बाहर नहीं आएगी तो नो प्रोलेप्स। मास अगर बाहर आता है और वापस चला जाता है खुद ब खुद तो वो ग्रेड 2 है। अगर बाहर आता है लेकिन वो खुद ब खुद वापस नहीं चले जाता है, मस्ट बी पुश्ड बाय फिंगर, दैट इज ग्रेड 3। अगर रिमेन प्रोलेप्स है तो ग्रेड 4, वो बाहर ही रहते हैं। यू कैन सी एंड गूगल। अच्छा, दूसरा इसकी मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे, तो फॉर ऑल ग्रेड देयर इज डिफरेंट मैनेजमेंट। अच्छा,
मैनेजमेंट फॉर ग्रेड वन। पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताए पेशेंट को कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या, अगर कंस्टिपेशन है, हार्ड स्टूल है, तो द हेमोरॉइड विल काज मोर पेन, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। तो पहले तो उनको बताए कि क्या पेटी फूड को अवॉइड करें, पेटी फूड अवॉइड करें, ठीक। इनको ये भी बताए कि इंक्रीज इनटेक करें किस चीज़ की, इनटेक ऑफ फ्लूइड। ये फाइबर डाइट कंस्टिपेशन को रोकता है या कंस्टिपेशन कराता है, रोकता है। तो फाइबर डाइट। अब विच ड्रग इज यूज फॉर कंस्टिपेशन, लग्जेटिव, जो स्टूल को साफ कर देते हैं। अगर स्टूल साफ हो तो पेशेंट को तकलीफ नहीं होगी, तो लग्जेटिव। और पेशेंट को बताए कि सिट्स बात ले लें। व्हाट इज सिट्स बात, इस तरह तरीका है ये। एक टब, इनको बताए कि एक टब ले लें और इस टब में गर्म पानी को डालें। ये क्या है, वार्म वाटर, वार्म वाटर इन टब, वार्म वाटर इन टब। पेशेंट को बताए कि 10 मिनट ट्विस अ डे इसमें ये सेट करें। इसकी वजह से ये स्पेंक्टर रिलैक्स होगी, ये मास जो है प्रोलेप्स जो है तो वो पुल बैक होगी, द पाइल मास विल पुल बैक। सिट 10 मिनट्स एंड टॉप ट्विस अ डे। और द पाइल, इसकी वजह से ये वार्म वाटर क्या कराता है, स्पेंक्टर को रिलैक्स कर देता है, रिलैक्स स्पेंक्टर। अच्छा, फाइल की जो मास है, फाइल मास विल पुल बैक। सिंपल है, पुल बैक। ग्रेड वन की ये मैनेजमेंट है। अच्छा, मास तो बाहर नहीं है लेकिन अंदर तो है एनल कैनाल में, वो वापस जाएगी, ठीक है। इंटरनल हेमोरॉइड में एनल कैनाल में मास है लेकिन वो बाहर तरफ नहीं आते। ग्रेड टू, ग्रेड टू, ग्रेड टू के लिए जिस तरह हमने मैनेजमेंट किया ग्रेड वन के लिए, तो लाइक ग्रेड वन, ग्रेड वन प्लस इसके साथ साथ हम क्या ऐड कर देते हैं, इसके साथ बेंडिंग, बेंडिंग, बेंडिंग इज मोर ग्रेटर देन स्क्लेरोथेरापी, स्क्लेरोथेरापी, स्क्लेरोथेरापी से बेंडिंग अच्छा है। बेंडिंग किस तरह, इसमें हम एक रबर बैंड पुट कर देते हैं, रबर बैंड की वजह से ये हेमोरॉइडल आर्टरी की लाइगेशन होगी, और हेमोरॉइडल आर्टरी की लाइगेशन होगी तो ये हेमोरॉइडल जो मास है उसकी वो श्रिंक होगी, मास खुद ब खुद पालप वो गिर जाएगी, ठीक है। तो हम बैंड रखते हैं और स्क्लेरोथेरापी में हम इंजेक्ट कर देते हैं स्क्लेरोजिंग एजेंट, उसकी वजह से पेब्रोसिस होगी, स्कारिंग होगी और मास खत्म होगी, ठीक है। तो बेंडिंग, पुट रबर बैंड, और इसकी वजह से क्या होगी, मास विल पाल ऑफ, पाल ऑफ। किस चीज़ की वजह से, वो हेमोरॉइडल आर्टरी की लाइगेशन होगी। तो हेमोरॉइडल आर्टरी जब ब्लड सप्लाई ना हो तो ये मास की श्रिंक, मास फिर श्रिंक होगी और वो गिर जाएगी। स्क्लेरोथेरापी में हम इंजेक्ट कर देते हैं, इंजेक्ट स्क्लेरोजिंग एजेंट,
अच्छा, ये स्क्लेरोजिंग एजेंट मोस्ट कॉमनली होता है सोडियम टेट्रा डिकाइल सल्फेट। अब देखो, ये हमने इंजेक्ट कर दिया तो फिर इसकी वजह से फिब्रोसिस होगी एंड स्कैरिंग, द मास विल डिसअपियर। ठीक, सिंपल। ग्रेड 3, अच्छा ग्रेड 3 तो इजी है। ग्रेड 3, ग्रेड 3 जिस तरह हम ग्रेड 2 के लिए मैनेजमेंट कर देते हैं, तो लाइक ग्रेड 2, और फिर हम देखेंगे अगर या तो इम्प्रूवमेंट, पेशेंट की इम्प्रूवमेंट होगी, रिस्पॉन्ड, तो फिर हम ऑब्जर्वेशन, फिर क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन। नो रिस्पांस, नो रिस्पांस तो फिर क्या, सर्जरी। ठीक है, और ग्रेड 5 जो है, ग्रेड 4 जो है, ग्रेड 4, इसके लिए सर्जरी है। ठीक, इसके लिए क्या है, सर्जरी। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है? इसके साथ एक इंटरेस्टेड डिजीज है जिसका नाम है जीप ड्राइवर डिजीज। जीप ड्राइवर डिजीज, हाँ। अच्छा, इसकी सर्जरी किस तरह करते हैं वो तो मैंने नहीं बताया। सर्जरी इस तरह कर देते हैं इसकी, हिमोराइड की सर्जरी हम कितने तरीकों से करते हैं, या तो ओपन हिमोराइडिक्टोमी, ओपन हिमोराइडिक्टोमी, या क्लोज हिमोराइडिक्टोमी, या करते हैं हम स्टेपलर हिमोराइडोपेक्सी, और या करते हैं डॉपलर गाइडेड हिमोराइडल आर्टरी लाइगेशन। तो कितने तरीके हैं, 4। ओपन हेमोराइडिक्टोमी में the surgery is done for open hemorrhoidectomy is called Milligan-Morgan surgery, Milligan-Morgan surgery, सिंपल। मिलीगन-मोर्गन सर्जरी इस तरह कर देते हैं, कट हेमोराइड and do not suture the wound will heal by secondary intention। अब हम तो हेमोराइड कट करेंगे, इसकी जो वुंड है वो स्टिच नहीं करेंगे, द वुंड विल हील बाय सेकेंडरी इंटेंशन, और इसको कहते हैं ओपन हेमोराइडिक्टोमी। डू नॉट स्टिच द wound will be healed by secondary intention, तो इसमें नो सूचर, इसमें हम सूचरिंग नहीं करते। क्लोज हेमोराइडिक्टोमी के लिए जो सर्जरी करता है इसका नाम है फर्गूसन सर्जरी।
अब इसमें हम क्या करते हैं, हेमोरॉइड को कट कर देते हैं, कट हेमोरॉइड, कट हेमोरॉइड and suture the wound, या stitch the wound, close the wound, close the wound by stitching, by stitching. सिंपल। देखो इसमें हम ये वूंड को इसलिए स्टिच नहीं करते, इसके अपने अपने दोनों के अपने अपने फायदे हैं। ये सर्जरी में अगर ये हम इसकी सूचरिंग करें तो फिर चांसेस है कि इसकी एनल कैनाल की स्टेनोसिस हो जाए। टू प्रिवेंट स्टेनोसिस वी डू नॉट सूचर इट, और इसकी सूचरिंग इसमें कर देते हैं तो आसानी से इसकी हीलिंग होती है। स्टेपलर हेमोरॉइडिपेक्सी, ये सर्कुलर स्टेपलर के थ्रू हम हेमोरॉइड को फिक्स कर देते हैं, सर्कुलर स्टेपलर के थ्रू। अब ये तो आसान है। डॉपलर गाइडेड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम ये हेमोरॉइड आर्टरी को लाइगेट कर देते हैं। अब हेमोरॉइड आर्टरी को हमने लाइगेट कर दिया तो फिर ब्लड सप्लाई होगी तो ये हेमोरॉइड श्रिंक होगी, पालप होगी। तो ये तरीका था, ठीक। अच्छा, ये जीप ड्राइवर डिजीज जो है ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जो ड्राइविंग ज़्यादा कर देते हैं, या ट्रक ड्राइवर, इस तरह जो बम्पी रोड पे वो ड्राइविंग कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक तो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए सीट पे बैठ जाते हैं, दूसरा इसमें वाइब्रेशन होते हैं अगर बम्पी रोड पे, तो इनस में वो जो वेन है तो उसकी क्या होगी, डायलेशन। अब वो आसानी से रप्चर हो सकती है। इनस की डायलेशन हो जाए तो ये एक्सटर्नल हेमोरॉइड भी इससे हो सकते हैं और इंटरनल हेमोरॉइड भी इससे हो सकते हैं। तो ये क्या है, जीप ड्राइवर डिजीज एज हेमोरॉइड, लेकिन ये इसकी किस चीज़ की वजह से होती है, प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड वाइब्रेशन की वजह से। जीप ड्राइवर डिजीज, ये जीप ड्राइवर ने डिस्कवर नहीं किया था। अच्छा, जीप ड्राइवर डिजीज क्या है, प्रोलॉन्ग, या इस तरह लिख ले, हेमोरॉइड, हेमोरॉइड caused by prolonged sitting and vibration। अब इसका नाम, ये जो जीप होते हैं तो ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में बम्पी रोड पे ये चलते हैं, तो इसका नाम इसलिए जीप ड्राइवर डिजीज है, ठीक। अब ये हेमोरॉइड काज बाय प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड वाइब्रेशन, तो इसकी वजह से क्या होगी, पुट प्रेशर, पुट प्रेशर इन वेन, पुट प्रेशर ऑन वेन इन एनल कैनाल, और इसकी वजह से क्या होगी, वेन will get swollen, तो फिर इसकी वजह से हेमोरॉइड, हेमोरॉइड, and that is known as jeep driver disease।